नमस्कार। आज हम हालिया जो खबरें आ रही हैं उनके आधार पर इजराइल और ईरान के बीच जो ये सीधा टकराव बढ़ रहा है उसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब दशकों तक जो एक शैडो वॉर या पर्दे के पीछे की लड़ाई चल रही थी वो बिल्कुल सामने आ गई है। सही कहा, दोनों देश अब सीधे हमलों में शामिल हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये स्रोत क्या बता रहे हैं और इस पूरी स्थिति के क्या मायने हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसी बड़े बदलाव पर आते हैं, मतलब दशकों के बाद ये सीधी मिसाइलें, ये हवाई हमले, ये तो वाकई एक बहुत खतरनाक मोड़ लगता है। बिल्कुल। और इजराइल के अभियान का भी जिक्र है। कुछ रिपोर्ट्स उसे ऑपरेशन राइजिंग लायन जैसा कुछ कह रही हैं। हालांकि ये कितना आधिकारिक नाम है ये शायद अभी साफ नहीं है। हाँ, ये नाम अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इजरायली हमलों के जो निशाने हैं वो काफी साफ दिखते हैं। जैसे ईरान के परमाणु स्थल, उनके सैन्य ठिकाने और तेहरान के पास मिसाइल बनाने की जो फैसिलिटीज हैं। अच्छा। इस्फहान और पश्चिमी ईरान में भी हमले हुए हैं। और देखिए, इजरायली दावे तो यहाँ तक हैं कि तेहरान में ईरान का जो आंतरिक सुरक्षा मुख्यालय है उसे तबाह कर दिया गया है। और कुछ बड़े कमांडर भी मारे गए हैं। ये भी खबर है कि उत्तरी तेहरान में पानी की सप्लाई जैसी जरूरी सुविधाओं को भी नुकसान पहुंचा है। ये जो ठिकानों को निशाना बनाया गया, खासकर ये आंतरिक सुरक्षा मुख्यालय और कमांडर, क्या ये सिर्फ उनकी सैन्य क्षमता को कमजोर करना है या फिर मतलब ईरान के नेतृत्व को कोई सीधा कड़ा संदेश देने की कोशिश भी है? देखिए, बहुत मुमकिन है कि ये दोनों ही हों। मतलब सैन्य क्षमता घटाना तो एक लक्ष्य होता ही है, लेकिन इतने हाई प्रोफाइल टारगेट चुनना वो अक्सर एक मनोवैज्ञानिक संदेश भी होता है कि अब कुछ भी पहुंच से बाहर नहीं है, ऐसा। हाँ बिल्कुल, एक तरह से यही कि अब हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। और जाहिर ईरान ने भी तो पलटवार किया है। हमने सुना है फतह-1 हाइपरसोनिक मिसाइलों के इस्तेमाल के बारे में भी। ये तो मतलब रोकना बहुत मुश्किल होता है इन्हें। हाँ बिल्कुल, फतह है एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है। तेल अवीव और हाइफा जैसे शहर निशाने पर हैं। और इन हमलों से इजराइल में कम से कम 24 लोगों की जान गई है। हालांकि ये भी सच है कि उनकी जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उन्होंने कई मिसाइलों और ड्रोनों को हवा में ही नाकाम किया है। अच्छा। पर यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आ रही है। कुछ रिपोर्ट्स ये इशारा कर रही हैं कि हाल में जो ईरानी मिसाइल हमले हुए हैं उनका पैमाना या शायद संख्या वो कुछ कम हुई है। ओह, ऐसा क्यों हो सकता है? अगर ये सच है तो ये एक तो इजरायली हमलों के असर को दिखा सकता है। शायद उनकी कोऑर्डिनेशन या लॉन्च करने की क्षमता पर असर पड़ा हो, या फिर उनकी जवाबी हमला जारी रखने की क्षमता पर ही सवाल उठ सकता है। हाँ, ये भी एक संभावना है। ये देखना होगा आगे कैसे डेवलप होता है। और इस सब के बीच आम लोगों पर क्या बीत रही है? मानवीय क्षति की खबरें तो काफी गंभीर लग रही हैं। बेहद गंभीर। ईरान का स्वास्थ्य मंत्रालय जो बता रहा है उनके मुताबिक इजरायली हमलों में 240 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। और इसमें आम नागरिक भी शामिल हैं। ओह, 240 से ज्यादा। हाँ, और 1200 से ज्यादा घायल अस्पताल में हैं। दूसरी तरफ, जैसा हमने कहा, इजराइल में भी ईरानी हमलों से कम 24 मौतें हुई हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये जिंदगियां हैं। हाँ। जो इस टकराव की भेंट चढ़ रही हैं। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा है? क्या दुनिया इसे रोकने की कोई कोशिश कर रही है? कोशिशें तो हो रही हैं। हाँ। जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, वहां इस पर बहस होनी है। रूस ने कहा है कि वो मध्यस्थता कर सकता है। यूरोपीय देशों के विदेश मंत्री भी अपने ईरानी समकक्ष से मिल रहे हैं। शायद तनाव कम करने की बात हो, परमाणु कार्यक्रम पर कुछ आश्वासन लेने की कोशिश हो। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ऐसे माहौल में जब सीधी लड़ाई चल रही है, कूटनीति वाकई काम कर पाएगी? यही सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त। माहौल बहुत तनावपूर्ण है। और अमेरिका जैसे बड़े खिलाड़ी भी तो हैं। सुनने में आया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति सैन्य दखल के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। हाँ, ऐसी खबरें। हालांकि अमेरिका ने यह भी कहा है कि वो सीधे इजरायली हमलों में शामिल नहीं हुआ है। लेकिन ईरान ने भी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका दखल देगा तो जवाब मिलेगा। बिल्कुल। और डिएगो गार्सिया में जो अमेरिकी बेस है उसके इस्तेमाल की भी अटकलें चल रही हैं। तो मामला काफी पेचीदा है। और इस सीधी लड़ाई का असर सिर्फ इन्हीं 2 देशों तक तो सीमित नहीं रह रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ रहा है। जैसे कब्जे वाले वेस्ट बैंक में खबरें हैं कि ईंधन की किल्लत का डर सताने लगा है। अच्छा। और जाहिर है पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ने की चिंता तो है ही। भारत ने भी अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाया है ना? ऑपरेशन सिंधु का जिक्र आया था। हाँ बिल्कुल। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से 100 से ज्यादा भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाला गया है। ये एक जरूरी कदम था। सही। और यहाँ ये याद दिलाना भी जरूरी है कि ये जो सीधा टकराव है ये अचानक से नहीं हुआ है। हाँ, इसकी एक पृष्ठभूमि है। बिल्कुल, इसके पीछे दशकों की दुश्मनी है। प्रॉक्सी के जरिए एक लंबा छाया युद्ध लड़ा गया है।
इजराइल को हमेशा से ईरान के परमाणु कार्यक्रम और कथित तौर पर चरमपंथी गुटों को उसके समर्थन से चिंता रही है। और ये जो मौजूदा तनाव है, इसकी चिंगारी एक तरह से 12-13 जून 2025 को ईरान पर हुए इजराइल के बड़े हवाई हमलों से भड़की थी। तो इन सब जानकारियों को अगर समेटें तो निचोड़ क्या निकलता है? हमने देखा कि कैसे सालों का वो छुपा हुआ संघर्ष, वो शैडो वॉर, अब खुली जंग में तब्दील हो गया है। हाँ, दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, जाने जा रहे हैं, और पूरी दुनिया में एक चिंता की लहर है। स्थिति बहुत ही नाजुक है, अस्थिर है। दोनों ही पक्ष पीछे हटने के मूड में फिलहाल तो नहीं दिख रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया संयम बरतने की अपील कर रही है। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े फलक पर देखें तो ये टकराव शायद हमेशा के लिए इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन और आपसी बर्ताव के जो नियम हैं उन्हें बदल सकता है। और ये एक सोचने वाली बात छोड़ जाता है हमारे सुनने वालों के लिए भी, कि जिस तरह से ये महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और सैन्य नेतृत्व को निशाना बनाया गया है, क्या ये सीधा टकराव वाकई मध्य पूर्व में आपसी रिश्तों और ताकत के खेल के नियमों को